पांचों लोग एक साथ रिजॉर्ट के अंदर गए। जब से जिया ने जाने का प्लान बनाया था, तभी उसने 2 रूम बुक कर दिए थे। एक रूम में माया, आभा और जिया रहने वाले थे और दूसरा रूम उसने मोहिनी और मौसी के लिए बुक किया था। अपने अपने कमरों की चाबी लेकर सब लोग फ्रेश हुए। तभी रिसेप्शन से एक फोन आया। मैडम, आपका खाना रेडी है, आप चाहे तो मैं आपके कमरे में सर्व करवा दूं। तभी जिया कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम नीचे आकर खा लेंगे। जैसे ही जिया, आभा और माया नीचे आए तो उन्होंने देखा कि मौसी और मोहिनी पहले से ही वहां पर थे और वो उस होटल के मालिक से बात कर रहे थे। उन तीनों के वहां पहुंचते ही होटल के मालिक की बीवी भी वहां आ गई। उसके हाथ में एक फाइल थी और वो अपने पति से कहती है, आज शाम की 2 बुकिंग्स हैं, मैंने स्टाफ वालों को बता दिया है, तुम भी ध्यान देना। ये देखकर मोहिनी खुश होती है कि कैसे एक यंग कपल इस होटल को चला रहे हैं। तभी उस होटल के मालिक की बीवी मोहिनी से कहती है, कितनी सुंदर 3 बेटियां आपकी। मोहिनी एकदम से उन तीनों की तरफ देखती है और जैसे ही मोहिनी कुछ कहती, उससे पहले माया कहती है, हाँ, हमारी माँ बहुत लकी है। तभी होटल की मालकिन कहती है, आंटी, मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जब कभी भी हमारे बच्चे हों, आपकी बेटियों के जैसे ही हों। आइए, मैं आपको खाने की टेबल तक छोड़ दूं। इतना कहते ही पांचों लोग उस औरत के साथ खाने की टेबल तक पहुंचते हैं। फिर वो एक वेटर को अपने पास बुलाकर कहती है, ये हमारे खास मेहमान हैं, इनका खास ध्यान रखना। वेटर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाकर मेन्यू लेने चला जाता है और वापस आकर मेन्यू देते हुए कहता है, आप एक बार मेन्यू देख लीजिए, इसके अलावा हमारे होटल में बुफे सिस्टम भी है, अगर आप उसका आनंद उठाना चाहते हैं तो आप एक बार नजर डाल सकती हैं, और आपको मेन्यू में से कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। जिया कहती है, हम एक बार बुफे सिस्टम देख लेते हैं, उसके बाद आपके मेन्यू पर नजर डालेंगे। खाना खाते हुए मोहिनी बार बार जिया की तरफ देख रही थी। तभी उसकी नजर जिया के माथे पर बने निशान पर गई। मोहिनी को अपने किए पर पछतावा होने लगा। तब जिया 18 साल की थी। मोहिनी तब से ही उसके लिए लड़का ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक बार जिया जिद पर अड़ गई कि वो लड़का देखने नहीं जाएगी। मोहिनी को ये बात अच्छी नहीं लगी। दोनों माँ बेटी में काफी देर तक बहस हुई और धीरे धीरे जिया की आवाज ऊंची होती गई। इसी बीच मोहिनी भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई और उसने जिया पर हाथ उठा दिया। जैसे ही मोहिनी ने जिया को थप्पड़ मारा, जिया दीवार पर लगे हुए कीले से टकराई और उसके माथे से खून बहने लगा। जिया के माथे से खून देखकर मोहिनी घबरा गई थी, इसलिए वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई। दीवार पर लगा हुआ कीला धारदार होने के कारण जिया के माथे पर एक लंबा कट हो गया था। तभी डॉक्टर ने कहा, इसमें एक टांका लगाना पड़ेगा। जिया ने टांका लगवाने से मना कर दिया था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। मोहिनी पहले से ही अपने किए पर शर्मिंदा थी, इसलिए उसने ज्यादा जिद नहीं की, लेकिन डॉक्टर ने उसी समय कह दिया था कि अगर टांका नहीं लगा तो ये घाव हमेशा के लिए माथे पर बना रहेगा। वैसे तो अपने बालों से जिया उस घाव को ढक देती थी, लेकिन फिर भी जब जब मोहिनी की नजर उस घाव पर पड़ती, तब तब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता। ये सब सोचते हुए मोहिनी अब लगातार जिया की तरफ देखे जा रही थी। तभी आभा की नजर मोहिनी पर पड़ती है और वो माया के कान में कहती है, मुझे लगता है हमें जिया और आंटी को बात करने के लिए टाइम दे देना चाहिए। तुम्हारा खाना हो गया क्या? माया आभा से कहती है, हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक काम करते हैं ना, मौसी को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं, थोड़े फोटोज वगैरह क्लिक कर लेंगे, मौसी भी खुश हो जाएंगी। तभी आभा कहती है, लेकिन मौसी के चेहरे को देखकर लगता नहीं कि वो कभी खुश भी होती है। देखो, जब से हम यहाँ आए एक बार भी नहीं मुस्कुराई। एक बहन इतनी हंसमुख और एक बहन इतनी खड़ूस, क्या कॉम्बिनेशन है। तभी माया कहती है, कुछ नहीं कर सकते, हमें मौसी को अपने साथ ही ले जाना पड़ेगा। इतना कहते ही
आभा टेबल से उठ खड़ी होती है और माया से कहती है, चल माया, जब तक आंटी और जिया का खाना चल रहा है तब तक हम तीनों मिलकर फोटो खिंचवाते हैं। क्यों मौसी, ठीक रहेगा ना? तभी पहली बार मौसी मुस्कुराते हुए आभा से कहती है, हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ बैठकर कर ही क्या रहे हैं। आभा मौसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर हैरान थी, क्योंकि अभी अभी वो मौसी के नहीं मुस्कुराने के बारे में बात कर रही थी और मौसी ने उसे गलत साबित कर दिया था। जिया समझ गई थी कि आभा जानबूझकर मोहिनी और उसे टाइम देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जिया खुद भी अपनी माँ से बात करना चाहती थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मोहिनी को कौन सी बात परेशान कर रही है। मोहिनी और जिया अपना अपना खाना खत्म करके जैसे ही कुर्सी से उठते हैं, तभी जिया मोहिनी से कहती है, चलो ना, उस तरफ छोटा सा गार्डन है, वहां टहल कर आते हैं। मोहिनी एक प्यारी सी स्माइल देकर हाँ में सर हिलाती है और फिर दोनों माँ बेटी उस गार्डन की तरफ चले जाते हैं। गार्डन ज्यादा बड़ा नहीं था, पर वहां लगे हुए फूल खुशबूदार थे। इतना ही नहीं, उस गार्डन को बड़े डिजाइन के साथ बनाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अलग अलग कलर की गोलियां छोड़ दी हों। गार्डन के 2 चक्कर लगाने के बाद जिया अपनी माँ से कहती है, माँ सच बताओ, आप मुझे इस तरह कभी नहीं देखती हो। जरूर आज किसी ने आपको कुछ कहा है या फिर आप कुछ सोच रही हो। अगर आप ऐसे ही सोचती रही तो बताओ मेरा क्या होगा। मुझे आपको इस तरह दुखी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी मोहिनी जिया की तरफ मुड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके हाथ को पकड़ती है और पास में लगी हुई बेंच पर उसे बिठाते हुए कहती है, मुझे माफ करना बेटा। वो दिन मुझे बार बार सोच कर ना अपने आप पर गुस्सा आता है। जब मैंने उस दिन तुम पर हाथ उठाया था, तुम 18 साल की थी, समझदार थी। अपनी इतनी बड़ी बेटी पर कोई हाथ उठाता है क्या? मैं उस गलती के लिए खुद को कभी नहीं माफ कर पाऊंगी। तुम्हारे माथे पर ये जो घाव मैंने दिया है, वो मुझे बार बार मेरी गलती का एहसास कराता रहता है। इतना कहते ही मोहिनी की आंखों से आंसू आ गए। तभी जिया मोहिनी से कहती है, कैसी बातें कर रही हो माँ? इस बात को बहुत दिन हो गए। वैसे उस दिन मेरी भी गलती थी। मुझे आप पर इतनी जोर से नहीं चिल्लाना था। मुझे समझना चाहिए था कि आपने अकेले मुझे पाला है, कभी मुझ पर कोई आंच नहीं आने दी। अगर आप उस दिन मुझसे कुछ कह भी रही थी तो मुझे चुपचाप सुन लेना चाहिए था। वैसे भी आपने हमेशा मेरा भला चाहा। मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कर रही थी। प्लीज अपने आप को उस बात के लिए दोष मत दो। वो बात बीत चुकी है ना, हमें आज के बारे में सोचना चाहिए। तभी मोहिनी कहती है, बेटा जब से तुम जॉब कर रही हो तब से ही तुम घर का खर्चा चला रही हो। मुझे पता है कि तुम अपनी सैलरी से खुद के लिए कुछ भी नहीं खरीद पाती। ऊपर से मैंने तुम पर शादी का दबाव डाल रखा है। उन सारी ब्लाइंड डेट्स के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ जो तुमने मेरी जिद की वजह से की। मुझे अपने हर किए पर पछतावा हो रहा है। मैंने अपनी जिंदगी को देखकर तुम्हारे लिए फैसले लिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अकेली लाइफ काट दी ना, तुम्हें अकेले ना काटनी पड़े। मेरी तरह तुम बस घर परिवार के पूरे काम करने में खत्म ना हो जाओ। जिया कहती है, हाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और तुम्हारे दूसरे ऑपरेशन के लिए मैंने पहले ही डॉक्टर चड्ढा से बात कर ली है। वो तुम्हारा ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। एकदम ठीक हो जाओगी और आराम से कहीं भी आ जा सकोगी। घर पर रहते रहते अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगी हैं। मुझे लगता है कि कल ही तुम्हारा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। जिया की बात खत्म होते ही दोनों माँ बेटी हंसने लगते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। माँ के गले लगते ही जिया को वो सारे दिन याद आते हैं जब मोहिनी ने खुद को भूलकर उसका ध्यान रखा था। साथ ही मोहिनी को वो वक्त भी याद आता है जब जिया मोहिनी के लिए खड़ी थी। तभी जिया कहती है, चलो अब हमें कमरे में चले जाना चाहिए, नहीं तो लोग सोचेंगे कि पता नहीं माँ बेटी में क्या पक रहा है। इतना कहते ही जिया मोहिनी की तरफ हाथ बढ़ा देती है और फिर दोनों माँ बेटी हाथों में हाथ डालकर गार्डन से बाहर आ जाते हैं। कमरे की तरफ जाते हुए मोहिनी की नजर एक बार और उस होटल के मालिक पर पड़ती है।
तभी वो जिया से कहती है, कितना सुकून मिलता है ऐसे लोगों को देखकर। दोनों पति पत्नी किस तरह शांति से एक साथ मिलकर अपना घर चला रहे हैं। जिया कहती है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। इन दोनों को देखकर कहा जा सकता है कि दोनों कितनी मेहनत करते होंगे। ये सब बातें करते हुए जिया मोहिनी को उसके कमरे में छोड़कर आती है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए कमरे से बाहर आ जाती है। यहाँ आभा और माया बिस्तर पर बैठे हुए फोटोज देख रहे थे। माया के लैपटॉप में सारी पुरानी फोटोज रखी हुई थी। जैसे ही जिया कमरे में आई, उसने देखा कि आभा और माया ने मिलकर दोनों बिस्तर एक साथ मिला लिए थे। उन कमरे में 2 बेड्स अलग अलग रखे हुए थे, जिसमें 3 लोगों का सो पाना मुश्किल था, इसलिए उन्हें एक साथ मिला दिया गया। अब वो दोनों बिस्तर पर बैठकर पुरानी और नई फोटोज देख रही थी। माया हमेशा अपने साथ एक एक्सपेंसिव कैमरा रखा करती थी, क्योंकि उसे कॉलेज टाइम से ही फोटोग्राफी का बहुत शौक था। जैसे ही जिया पर उन दोनों की नजर पड़ी, तभी वो एक साथ जिया से कहती है, जिया यहाँ आओ, देखो हमने कितनी अच्छी फोटोज खींची है। जिया फोटोज देखने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि माया ने उसकी भी कई सारी फोटोज क्लिक की हुई थी। तभी जिया माया से कहती है, तुम्हारी फोटोग्राफी स्किल्स में सचमुच सुधार आया है। देखो तुम कॉलेज में कैसे फोटोज लिया करती थी। तभी माया कहती है, हाँ तुम कह सकती हो। वैसे कॉम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद, पर अभी तो तुमने पूरी फोटोज देखी नहीं। एक बार देखो तो मजा आ जाएगा। क्या जिया मोहिनी को ऑपरेशन करवा पाएगी? तभी जिया को एक फोटो नजर आती है, जिसमें वो मोहिनी के साथ गार्डन में बैठी हुई थी और दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। जिया को ये देखकर गुस्सा आता है और जिया जैसे ही माया से कुछ कहती, तभी माया कहती है, डोंट वरी डार्लिंग, मैंने तुम दोनों की कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि मेरे पास जूम लेंस है और मैं दूर से फोटोज ले सकती हूँ। तुम्हारा कंसर्न मैं समझ रही हूँ। ये सुनते ही जिया एक लंबी सांस लेती है और बिस्तर पर लेट जाती है। जिया सीलिंग की तरफ देख ही रही थी कि तभी लगातार उसके व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आने लगते हैं और वो झटके से अपना फोन उठाती है। फिर गुस्से से माया की तरफ देखकर बोलती है, इसमें हम सबकी पर्सनल फोटोज हैं। कुछ फोटोज तो मेरी सोलो भी है। तुमने ये सारी फोटोज व्हाट्सएप पर क्यों डाली? अगर तुम्हें डालनी थी तो सिर्फ अपनी डालती ना। डिलीट करो अभी के अभी, डिलीट करो। दूसरी तरफ अगस्त कॉन्फ्रेंस रूम में आने वाले प्रोजेक्ट पर डिस्कशन कर रहा था। सभी एचओडीज वहां पर मौजूद थे। तभी अचानक अगस्त के फोन की घंटी बजती है और जैसे ही उसने फोन उठाकर देखा कि ये अधीर का फोन था, तो वो तुरंत फोन उठाने का फैसला लेता है, क्योंकि उसे पता था कि अधीर एक जरूरी बोर्ड मीटिंग के लिए बाहर गया है। पर जैसे ही अगस्त ने फोन उठाया, तभी अधीर अगस्त से कहता है, भाई अपना वीचैट खोलकर देखो। ये सुनते ही अगस्त ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो सोच रहा था कि मीटिंग के बीच में व्हाट्सएप के बारे में बात करने के लिए फोन कोई बेवकूफी कर सकता है। आखिर वीचैट में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है? अगस्त सोशल मीडिया पर ज्यादा लोगों को फॉलो नहीं करता था। उसकी फॉलोइंग सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली थी, इसलिए अपने बाकी भाइयों के बकवास पोस्ट देखकर वो अक्सर बोर हो जाया करता था। इसलिए वो सोच रहा था कि मीटिंग के बीच में ऐसे पोस्ट देखने के लिए फोन करना ठीक नहीं था। फिर भी अधीर ने इससे पहले कभी भी अगस्त को इतनी स्टूपिड चीज के लिए कॉल नहीं किया था। इसलिए अगस्त अपना फोन उठाकर वीचैट खोलता है, जिसमें उसने अपने भाइयों की एक ड्रिंक पकड़ी थी और कुछ कोट्स नजर आते हैं। ये देखते ही अगस्त का गुस्सा और बढ़ जाता है, पर इससे पहले कि वो फोन दोबारा टेबल पर रख देता, उसकी नजर एकदम से जिया की प्रोफाइल पर पड़ती है। एक सुंदर सी रिजॉर्ट के बाहर बैम्बू और फूलों के बीच में जिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर अगस्त के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जैसे ही अगस्त उस फोटो को स्क्रॉल करता है, तो उसे जिया की दूसरी फोटो नजर आती है, जिसमें जिया गार्डन के बीच पर बने पाथ पर मस्ती से चल रही थी। अगस्त जानता था कि उसके चेहरे की खुशी फेक है, लेकिन फिर भी जिया बहुत खूबसूरत दिख रही थी। एक बार और
अगस्त ने उसका फोटो स्क्रॉल किया जिसमें एक कांच की दीवार के सामने स्किन फिट वन पीस और काउबॉय हैट पहनकर खड़ी थी जिया। जिया के फिगर का कर्व उस ड्रेस में और भी ज्यादा खिलकर नजर आ रहा था। कुछ देर के लिए अगस्त जिया के फोटोज को देखकर खो गया था। उसे याद ही नहीं था कि उसके चारों तरफ कंपनी के एचओडीज बैठे हुए हैं। अगस्त जिया की और भी फोटोज देखना चाहता था और वो मन ही मन सोच रहा था कि जिया ने इतनी कम फोटोज क्यों डाली। दूसरी तरफ वहां मौजूद बाकी मेंबर्स अगस्त को देखकर हैरान थे। उनमें से किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अगस्त से उसकी खुशी का राज पूछे। इतना ही नहीं, इतने सालों में पहली बार अगस्त के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वो लोग चौंक उठे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आज ऐसा क्या हो गया है। उनमें से कुछ तो ऐसा सोच रहे थे कि कहीं आज दुनिया तो नहीं खत्म होने वाली। पर तभी अगस्त का पर्सनल सेक्रेटरी धीरे से अगस्त के कान के पास आकर कहता है, सर, सब लोग आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही अगस्त अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आता है और खुद को संभालते हुए अपना फोन टेबल पर रखकर मीटिंग आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। पर इस बार उसके शब्दों में कठोरता नहीं थी, लेकिन अब अगस्त का मन उस मीटिंग में नहीं था। वो बार बार जिया की फोटोज के बारे में ही सोच रहा था। तभी एक बार और उसके फोन की घंटी बजती है और वो बेझिझक होकर अपना फोन उठाते हुए वीचैट खोलता है। अधीर ने उसे जिया की लगभग 50 फोटोज वीचैट मैसेंजर पर भेजी थी। तभी अगस्त मैसेज टाइप करते हुए अधीर से पूछता है, अधीर, तुम्हें ये फोटोज कहाँ से मिली? अधीर कहता है, ये फोटोज मुझे जिया के अकाउंट से ही मिली थी, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि वो अपनी फोटोज डिलीट कर रही है, तभी जितनी फोटोज मैं डाउनलोड कर सकता था मैंने कर दी। अधीर का मैसेज पढ़ने के बाद एक बार और अगस्त ने वहां बैठे लोगों की तरफ देखा और अपना फोन टेबल पर रखकर कहने लगा, इस प्रोजेक्ट की फाइनल रिपोर्ट तैयार करो, कंस्ट्रक्शन टीम से अगले हफ्ते बात करवाओ, प्राइस फिक्स करो और उसके बाद हम मीटिंग करेंगे। इतना सुनते ही सभी लोगों ने अपने अपने पॉइंटर्स नोट किए और वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चले गए। उनके जाते ही अगस्त भी अपने ऑफिस में जाकर सिस्टम खोलते हुए जिया के फोटोज देखने लगा। उन फोटोज को देखते हुए अगस्त सोच रहा था कि काश जिया उससे वैसे ही बात करती जैसे कि वो अधीर से करती है। आखिर जिया को अगस्त से ऐसी क्या प्रॉब्लम है? एक तरफ दुनिया की सभी लड़कियां अगस्त के साथ 2 मिनट बात करने के लिए मरी जा रही हैं और दूसरी तरफ जिया है जो अगस्त से पीछा छुड़वाना चाहती है। दूसरी तरफ माया और आभा जिया को लेकर बात कर रहे थे। तभी जिया बालकनी में आकर माया से कहती है, मुझे माफ कर दो पर मुझे अपनी फोटोज इस तरह सोशल मीडिया पर डालना पसंद नहीं है। माया हाँ में सर हिलाकर कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही। हालांकि माया ने जिया की सारी फोटोज वी चैट से डिलीट कर दी थी। वही फोटोज रखी थी जिनके लिए जिया सहमत थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद माया जिया से कहती है, तुम्हें इतना डाउन टू अर्थ बने रहने में क्या मजा आता है? जिया कहती है, माया, नाराज होने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा नेचर ऐसा ही है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? माया कहती है, मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से जानती हूँ। ये तुम्हारा नेचर नहीं है। तुम जबरदस्ती खुद को रिजर्व दिखाने की कोशिश कर रही हो। मुझे नहीं पता कि तुम किससे बच रही हो, पर मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ, इन सब से कोई फायदा नहीं होने वाला। जिया गुस्से से माया की तरफ देखती है। तभी माया भी गुस्से में जिया की तरफ देखती है और कहती है, दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिया तुम असल जिंदगी में कैसी हो। अगर तुम्हें खुद को प्रेजेंट करना नहीं आता तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अभिलाषा को नहीं देखती, माँ बनने वाली है फिर भी हील्स पहनकर आती है ऑफिस में। इतना ही नहीं डार्लिंग, गुड मॉर्निंग। देखो आज मैं बीच पर हूँ, देखो आज मैं चाट खा रही हूँ, देखो आज मैं मरीन ड्राइव आई हूँ, देखो आज मैंने दिल्ली की चाट खाई, देखो आज मैं हिल रोड से शॉपिंग कर रही हूँ, देखो आज मैं सिटी सेंटर मॉल आई हूँ, देखो आज मैं मसूरी घूम रही हूँ, देखो आज मेरे अलार्म ने मुझे बहुत जल्दी उठा दिया। जिन चीजों का कोई मतलब भी नहीं होता ना, वो भी वो सोशल मीडिया पर डालती है। जिया कहती है, तुम आया, तुम क्या चाहती हो कि मैं अभिलाषा जैसी बन जाऊं? माया कहती है, नहीं, मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि लोग इतनी फालतू चीजें भी सोशल मीडिया पर डालते हैं।
फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम 2 फोटोज डाल दोगी ना, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है। आभा कहती है, अब बस कर माया, उसको जो समझ में आना होगा आ जाएगा, फालतू में ट्रिप खराब करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी ना हम तीनों नहीं आए हैं यहाँ पे, बल्कि आंटी भी है यहाँ पर हमारे साथ। माया कहती है, जिया मैं ये सब गुस्से में नहीं बोल रही हूँ, तू भी ये बात अच्छे से जानती है। इतना कहते ही माया मुस्कुराने लगती है और जिया भी उसको मुस्कुराकर गले से लगा लेती है। अगस्त तब तक अपने कैबिन में बैठा हुआ था और वो कंप्यूटर पर अभी तक जिया के फोटोज देख रहा था। एक एक फोटो को जूम करके उसके फीचर्स की मनी मन तारीफ कर रहा था। उस वक्त अगस्त चाहता था कि वो अपनी गाड़ी लेकर उस रिजॉर्ट पर चला जाए और जिया के सामने घुटनों के बल बैठकर उससे अपने दिल की बात कह दे। लेकिन उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो जिया उससे और दूर चली जाएगी। इसलिए उसने अपने एहसास पर काबू रखने की कोशिश की। तभी अगस्त ने उन फोटोज को देखते हुए अपने डेस्क का ड्रॉर खोला और उसमें से एक जॉइंट निकालते हुए उसे लाइटर से जलाया। 2 कश लेते ही स्मोक का धुआं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बादल की तरह उड़ने लगा। उस वक्त अगस्त को ऐसा लग रहा था जैसे जिया कोई परी है जो बादलों से उड़कर उसके सामने आ गई हो। यहाँ माया फिर से अभिलाषा को लेकर बात करने लगी थी। तभी जिया सोचती है कि अगर माया इसी तरह अभिलाषा के बारे में बात करती रही तो जिया को बार बार अगस्त की याद आएगी। फिर ऐसा ना हो जाए कि जिया फिर से दुखी हो जाए और ट्रिप खराब हो जाए। इसीलिए आभा कहती है, कुछ दिन पहले मुझे मोहित मिला था, वो कुछ रीयूनियन की बात कर रहा था। क्या तुम लोगों को कोई इनविटेशन आया है? वैसे मोहित ने मुझे कहा था कि जिया को अपने साथ लेकर आना है। तभी माया कहती है, क्या मोहित ने मेरे बारे में फिर से कुछ नहीं कहा? आभा कहती है, तब मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो, इसलिए मैंने भी उसे कुछ नहीं बताया। शायद उसे पता नहीं होगा कि हम तीनों साथ में हैं। ये सुनते ही जिया सोच में पड़ गई। तभी वो उन दोनों की बातचीत को बीच में रोकते हुए कहती है, और क्या कहा मोहित ने? वो तो रोशनी का बहुत अच्छा दोस्त था ना? रोशनी भी आ रही है क्या? जिया के मुंह से ये शब्द सुनते ही आभा खुद के किए पर पछताने लगती है। उसने जिया का ध्यान बटाने के लिए मोहित की बात निकाली थी और उसे पता नहीं था कि जिया इसमें भी कोई ना कोई दुखी होने का रास्ता निकाल ही लेगी। हालांकि कॉलेज टाइम में जिया और रोशनी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उन दोनों की शक्ल भी मिलती थी, इसलिए लोग उन्हें बहनें कहा करते थे। उस वक्त हॉस्टल में आभा ने कई बार जिया को समझाने की कोशिश भी की कि उसे रोशनी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जिया उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। आखिरकार जब रोशनी की सच्चाई सामने आई तो जिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतना ही नहीं, माया को भी रोशनी कभी पसंद नहीं थी। इसलिए माया कहती है, भले ही जिया उन दिनों हम लोग ज्यादा बात नहीं करते थे, पर मुझे तो तुम्हारी दोस्त रोशनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्या तुम दोनों अभी भी साथ में हो? जिया ने बड़ी धीमी आवाज में माया की बात का जवाब दिया, नहीं। तभी आभा पीछे से माया को हाथ मारते हुए इशारा करती है, जिससे माया ये समझ गई थी कि रोशनी के बारे में बात करना ठीक नहीं रहेगा। क्या माया को रोशनी की पूरी सच्चाई पता चल पाएगी?